इमरान सीरीज लाशों का बाजार पार्ट 6। सर डेकन ने कहा, मगर लॉर्ड ह्यूज शाम का वकील कीली पीटरसन की तरफ से मुतमईन नहीं है, लिहाजा लॉर्ड ह्यूज शाम का तर्का इस वक्त तक कीली की तरफ से मुंतकिल नहीं किया जा सकता जब तक कीली मंजरेआम पर ना आ जाए। मगर लॉर्ड ह्यूज शाम का कीली पीटरसन से क्या ताल्लुक? कीली पीटरसन की दादी ह्यूज शाम खानदान से ताल्लुक रखती थी। काश मेरी दादी भी। इमरान इतना कहकर खामोश हो गया। अब ह्यूज शाम खानदान यानी अपनी नौनहाल के तरके की मालक कीली पीटरसन होगी और इस खानदान का आखिरी फर्द लॉर्ड ह्यूज शाम था। क्या लॉर्ड ह्यूज शाम और डचेस ऑफ वेल्डमियर में कोई ताल्लुक था? हाँ, हो सकता है दोनों दोस्त रहे हों। बस ये कुछ और भी, मेरा मतलब रिश्तेदारी से है। नहीं, रिश्तेदारी नहीं थी। खैर, तो अब आप यानी लंदन की पुलिस इस सिलसिले में क्या करेगी? लंदन की पुलिस अब कीली पीटरसन के मामले में तहकीकात शुरू करेगी, क्योंकि मरहूम लॉर्ड ह्यूज शाम का वकील इस पुरस्कार कीली पीटरसन की तरफ से मुतमईन नहीं है। वो बजात खुद अपना इत्मीनान करना चाहता है, इसलिए डचेस की यकीन दहानी काफ़ी नहीं हो सकती। मेरे खुदा! इमरान उछल कर बोला, तो तब तो मुझे ह्यूज शाम के वकील के ताबूत के लिए अभी से आर्डर दे देना चाहिए, वरना हो सकता है वक्त पर तैयार ना मिले। फिर बकवास करने लगे, इसकी मौत बड़ी पुरस्कार होगी जनाब, आप लिख लीजिए। आखिर क्यों? अगर कीली पीटरसन आपकी दांस में फ्रॉड है तो यही होना चाहिए। आप खुद सोचिए, कोई ऐसा वकील क्यों कर जिंदा रह सकता है जिसे डचेस की बात पर यकीन ना हो? सुनो, डचेस इंग्लैंड की बड़ी औरतों में से है, लेकिन अब पुलिस से टकराने की हिम्मत नहीं कर सकेगी, यकीन है मुझे। क्यों नहीं कर सकेगी? मैं आपसे मुतफिक नहीं, वो बड़े जोड़ तोड़ वाली औरत है, मुझे इल्म है, बारसूख भी है कि लंदन का पुलिस कमिश्नर भी इसका एहतराम नहीं करता। सर डेकर ने कोई जवाब नहीं दिया। इमरान थोड़ी देर बाद फिर बोला, मुझे लॉर्ड शाम का पता चाहिए, 6 अपर बर्कले म्यूज। शुक्रिया, लेकिन इससे मिलकर क्या करोगे? ओह ठहरो, इस सिलसिले में सिंघी का क्या रवैया है? सिंघी का नाम भी ना लीजिए, आज हम दोनों में मोहब्बत का आखिरी स्टेज भी हो गया। इत्तेफाक था कि बच कर निकल आया, बस अपनी रिपोर्टरी वर्क काम आ गया, वरना मुझे अपना ताबूत तक खरीदने की मोहलत ना मिलती। सर डेक्कन के इस्तफसार पर इसने पूरी कहानी दोहरा दी। ओहो, तब तो मुझे इस पता बताओ, वरना हो सकता है तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। तुमने दुनिया के खतरनाक तरीन आदमी को छेड़ दिया है। तुम सिंघी को नहीं जानते, वो इन लोगों में से है जो कानून की इज्जत से बाहर रहकर कानून चुकनी करते हैं। तुमने बहुत बुरा किया। अगर मुझे ये मालूम होता तुम इस तरह इससे जा टकराओगे तो मैं तुम्हें हर कीमत में बाज रखने की कोशिश करता। मैं दुनिया का अहमक तरीन आदमी हूँ जनाब, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। तुम सिंघी को क्या समझते हो? इसकी रसाई वजारत उज़्मा तक है। अगर ये बात ना होती तो वो इंग्लैंड के साल पर कदम ना रख सकता था। मेरी रसाई भी। खैर छोड़िए, इन बातों में क्या रखा है। बहरहाल अब मुझे नए सिरे से काम शुरू करना पड़ेगा। नहीं, मेरा ख्याल अब तुम इस किस्से से अलग ही हो जाओ, हम देख लेंगे। अब यह मुश्किल है जनाब, बल्कि नामुमकिन भी है। या तो वो मुझे मार डालेगा या जिंदगी भर याद रखेगा प्रिंस ऑफ डाम को। अच्छा, अगर इस मामले में उलझने का ख्याल है तो पाउल के साथ मिलकर काम करो। हाँ, ये हो सकता है, मगर पाउल बहुत चिड़चिड़ा आदमी है, अक्ल भी मोटी रखता है। इससे बेहतर है सब इंस्पेक्टर गोल्ड रहेगा। नहीं, मिकलार्नस के पीछे पाउल शुरू से ही रहा है और मुझे यकीन है आखिर तक शुरुआत ही रहेगी। बहरहाल मैंने पाउल से तुम्हारा तस्करा किया है, मगर वो तुम्हें सिर्फ इस तालिब इल्म की हैसियत से जानता है जो पिछली रात डचेस के साथ था। अगर तुम इसे हैरत ज़दा कर सके तो इसे अपना सबसे बड़ा मदाह पाओगे। पाउल इसी किस्म का आदमी है। मिकलार्नस कितना ख्वाह कोई चूहा ही हो, लेकिन लंदन वाले इसका नाम सुनकर हवास खो बैठते थे। इसके हमले भी अजीब दज से होते थे। इसकी बेहतरीन मिसाल वो हमला था जो जजेस ऑफ वेंडलमियर के वाक़े के बाद 2 दिन बाद किया गया। यह हमला कीली पीटरसन के वकील पर हुआ था। लोगों का ख्याल था कि मिकलार्नस इस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो मोरगेट स्ट्रीट की पुलिस चौकी के ऊपर रहता था। इमारत के निचले हिस्से में पुलिस चौकी थी। इसके ऊपर के फ्लैट में वकील का ऑफिस था और वहीं रहता भी था। अचानक एक पुलिस कार चौकी के सामने रुकी और इसमें से 4 बावर्दी ऑफिसर नीचे उतरकर वकील के फ्लैट में पहुंचने के लिए जीने तय करने लगे। ठीक इसी वक्त हेडक्वार्टर से रेडियो पर ऐलान हुआ, कुछ पेट्रोल कारें पुरस्कार तरीके से गायब हो गई हैं, लिहाजा जहां कहीं कोई पेट्रोल कार नजर आए इसे जरूर चेक किया जाए। मोरगेट स्ट्रीट चौकी के इंचार्ज ने यह ऐलान सुना और गुमशुदा कारों के नंबर भी नोट किए। फिर सामने सड़क पर खड़ी हुई कार पर नजर पड़ी और बाहर निकल आया। कार खाली थी, इसमें बैठने वाले तो ऊपर जा चुके थे, लेकिन इंचार्ज मुतमईन हो गया क्योंकि गुमशुदा कारों के नंबर इस कार के नंबरों से मुख्तलिफ थे। इंचार्ज वापस चला गया। थोड़ी देर बाद वो चारों वकील समेत नीचे उतरे और पेट्रोल कार फराटे भरती हुई
मोरगेट स्ट्रीट से निकल गई, लेकिन अगले ही चौराहे पर इसे रुकना पड़ा क्योंकि इससे कुछ देर पहले भी वहां एक पेट्रोल कार रोकी जा चुकी थी। स्कॉटलैंड यार्ड का एक जिम्मेदार ऑफिसर भी वहां मौजूद था। फिर इस इत्तेफाक को क्या कहा जाए, कुछ देर कबल चेक की जाने वाली पेट्रोल कार और इस पेट्रोल कार के नंबरों में कोई फर्क नहीं था। हालांकि ये नामुमकिन बात थी, इनमें से एक कार के नंबर यकीनी तौर पर जैली थे। स्कॉटलैंड यार्ड का ऑफिसर कीली पीटरसन के वकील को भी पहचानता था, लिहाजा इसे शुबा हो गया। इसने कीली के वकील से पूछा वो कहाँ जा रहा है। जवाब में वकील ने बताया कीली पीटरसन के मुतल्लिक मालूमात हासिल करने के लिए इसे हेडक्वार्टर में तलब किया गया है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ चुपचाप नीचे उतर आओ, ऑफिसर ने इन लोगों से कहा। लेकिन कार के अंदर से एक बेआवाज रिवॉल्वर ने इसका इस्तकबाल किया। ऑफिसर के कलक से एक तवील चीख निकली और सड़क पर गिरकर तड़पने लगा और इसके सीने से खून उबल रहा था। फिर इसी कार के माइक्रोफोन से मिकलारनस का नारा बुलंद हुआ। कार फिर फराटे भरने लगी। लोग इस नाम से खौफजदा हो जाते थे, लेकिन मक्स सनसनी फैलाने के लिए इन लोगों ने 2-4 राहगीरों को भी ढेर कर दिया था। इसके बाद हकीकी मायनों में मिकलारनस के आदमियों ने तफरीह शुरू कर दी, बेखटके निकले चले गए। ये और बात ही शहर के दूसरे हिस्से में इसी नंबर की दूसरी कार घेर ली गई। यही मिकलारनस के आदमियों की तफरीह थी। वो बराबर ट्रांसमीटर के जरिए लंदन की पुलिस को गुमराह किए जा रहे थे। फिर जल्द ही अपने मकसद में कामयाब हो गए क्योंकि इस नंबर की दूसरी कार एक जगह पकड़ी गई। बगैर मिकलारनस के आदमी साफ निकल गए थे। वो ट्रांसमीटर के जरिए सिर्फ ऐसे रास्तों के मतलब इतलात देते जिनसे से इनसे गुजरना था। नतीजा ये हुआ पुलिस इधर के उधर नाचती रही। कीली पीटरसन का वकील मिकलारनस के हत्थे चढ़ गया। दूसरे दिन वही कार एक्सफोर्ड स्ट्रीट में एक जगह पाई गई। स्कॉटलैंड यार्ड के फोटोग्राफर इस पर टूट पड़े। उंगलियों के निशानात की तलाशी शुरू हो गई। इसके बाद क्या हुआ ये अवाम को कभी मालूम ना हो सका। अमरान बाकायदा तौर पर इंस्पेक्टर पाउल के साथ काम कर रहा था और पाउल अपनी जिंदगी से आजिज आ गया था क्योंकि इमरान बार बार इसका नाम भूल जाता था और अब तक हजारों बार दोहराना पड़ा कि इसका नाम चावल नहीं पावल है। पावल का ख्याल था सर डकन ने ख्वाह एक बला इसके साथ लगा दी है क्योंकि पावल दरअसल आराम कुर्सी का सराग रसा था। वो थ्योरियां बनाता, मंतका मोशगाफियां करता और इसके मतहत इधर उधर दौड़ते फिरते। इसका तरीका अस्तदलाल बिल्कुल शर्लॉक होम्स का सा था। हत्ता के बाद का तो शर्लॉक होम्स की एक्टिंग भी करने लगता। गुफ्तगू करते करते कुर्सी की पूछ से टिक जाता और आंखें बंद हो जाती। उंगलियों के सरे एक दूसरे से जा मिलते और इसी हालत में वो अक्सर सो भी जाता। लिहाजा इमरान इसे ज्यादा नहीं पीने देता था। ऐसे मौके पर पावल को इमरान पर बड़ा गुस्सा आता। वो सोचते एक ऐसा कमीना आदमी इसे मुफ्त की शराब भी गिरा गुजरती है। पावल ने इमरान पर एक एहसान जरूर किया था, वो ये कि इसका हुलिया ही बदल कर रख दिया था। पावल ज़हनी तौर पर ख्वाह कैसा ही रहा हो, लेकिन मेकअप के मामले में अपना जवाब नहीं रखता था। स्कॉटलैंड के सारे अफीसरों को इसका एतराफ़ था। मेकअप की तजवीज़ पावल ने ही पेश की थी। इसका ख्याल था मिकलारनस इमरान को पहचान गया है, लिहाजा इसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। ये और बात इमरान ने सिंघी से पीछे छुड़ाने का बेहतरीन जरिया समझाओ। वो जानता था सिंघी लाजमी तौर पर इसकी तलाश में होगा। ये वो ज़माना था कि इमरान में ज़्यादा पुख्तगी नहीं आई थी। बेहतर मामला में वो कच्चा था, खुसूसन मेकअप का सलीका तो बिल्कुल ही नहीं आया था। लिहाजा इसने पावल को बांस पर चढ़ाकर इसके मतलब बेहतरी गुर की बातें मालूम कर ली और इसके ख्यूस इसने पावल से वादा किया फुर्सत मिलते ही इसे मशरकी फ़नून सपागिरी सिखाएगा। मशरकी फ़नून सपागिरी का नाम सुनते ही पावल की बातचीत खुल गई। इसने इसके मतलब किस्सा कहानियों में बहुत कुछ पढ़ा हुआ था। बहरहाल कुछ चीज़ें दोनों में ऐसी थी जिनकी बना पर एक दूसरे को पसंद भी करते थे। इन्होंने अपनी तफ्तीश का आगाज़ इसी मकान से किया था जहाँ इमरान को पहली बार मिकलारनस के दर्शन हुए थे। वहाँ इन्हें सिर्फ एक ही बात मालूम हो सकी, वो मकान अरसे से खाली था और इत्तेफाक से एक आदमी ऐसा भी निकल आया जो इसे पहचानता था, इसके नाम से भी वाकिफ था। इसने बताया इसका नाम ब्रोशू है। आमतौर पर बंदरगाह के इलाके के होटल सी सामने देखा जाता है। हो सकता है वहाँ मुलाजम हो, लेकिन इसके जिस्म पर मुलाजमों की वर्दी कभी नहीं देखेगी। पावल और इमरान इस आदमी ब्रोशू का हुलिया जहन नशीन करके बंदरगाह की तरफ चल पड़े। सीसाम होटल इस इलाके में गुमनाम नहीं था। नफासत पसंदी जहाजी अमूमन इसी होटल को दूसरों पर तरजीह दे देते थे। वो दोनों सर शाम वहाँ पहुँच गए। आज पावल भी मेकअप में था। इमरान तो खैर हर वक्त आईना देखकर अपनी सूरत पर लानत भेजता रहता था। पावल का ख्याल था इसे इस वक्त अपनी सही शक्ल सूरत में नहीं निकलना चाहिए जब तक मिकलारनस गिरफ्तार ना हो जाए।
वो सीसाम होटल की एक मेज पर जम गए। कमरे की फजा मुख्तलिफ किस्म की शराबों के बो से बूझल हो रही थी। इसके साथ ही बांध बांध के तंबाकुओं का धुआं भी चकराता फिर रहा था। पाउल होठों पर जबान फेंक कर मुंह चलाने लगा। बेताशा पीता था और इतने जोशो खरोश से पीता था कि जैसे अपनी महबूबा के वालदीन की दुश्मनियों का खून पी रहा हो। अमरान इसे नदीदों की तरह मुंह चलाते देखकर मायूसाना अंदाज में सर हिलाने लगा। फिर पावल ने वेटर को बुलाने का इरादा किया ही था। इमरान ने कहा, हम यहाँ शराब पीने नहीं आए मिस्टर चावल और पावल। तो क्या हम यहाँ बैठकर भजन गाएंगे? भजन या कुछ और कहते हैं इसे, मुकद्दस गीत। मैंने अमरसन की एक नज़म में पढ़ा था। शिश। इमरान इसके पैर पर पैर रखता हुआ बोला, ब्रोशू शायद वही है, इधर देखो, अलमारी के करीब काउंटर के पीछे। इमरान ने जिस आदमी की तरफ इशारा किया था वो काउंटर के पीछे खड़ा शराब की बोतलें रुमाल से साफ कर रहा था। इसके जबड़े भारी थे और पेशानी बहुत तंग, इतनी गैर मुतनासिब कि वो आदमी का चेहरा मालूम ही नहीं होता था। हाँ, पावल अपने मखसूस लहजे में ठहर ठहर कर बोला और इस तरह इमरान की आंखों में देखने लगा जैसे ब्रोशों के वजूद की तमाम तर जिम्मेदारियां इसी पर हों। मैं इसे दूसरे नाम से जानता हूँ, पावल ने आहिस्ता से कहा। यह तालवी है और इसका नाम शायद अस्कांटू है। मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता, नाम मुझे सही याद नहीं है। बहरहाल ये खतरनाक आदमी है, कई बार का सजा याफ्ता। तब तो हमें एक काम का आदमी मिल गया है। इमरान सर हिलाकर बोला, ओहो, क्यों ना फोन करके किसी को यहाँ बुला लें जो इसकी निगरानी कर सके। हम खुद कर लेंगे निगरानी, इमरान ने कहा। यह मेरे असूलों के खिलाफ है, पावल ने नाखुशगवार लहजे में कहा। मैंने असूल का सबक आज तक नहीं पढ़ा, ये मेरी खुशकिस्मती है। मैं बहुत थक गया हूँ, पावल बड़बड़ाया। 2-4 पैग लिए बगैर यहाँ से नहीं उठूंगा। साथ ही इसने एक वेटर को बुलाकर वस्की का ऑर्डर दे दिया। इमरान को बड़ा ताव आया लेकिन वो खामोश ही रहा। इधर पाउल ने असूल सरागर सानी पर लेक्चर देना शुरू कर दिया, जिसका लब्बा लबाब था आराम कुर्सी। वो भाग दौड़ के बजाय ज़हनी जिम्नास्टिक का कायल था। इसका ख्याल था कि सरागर सा खुद ही भाग दौड़ शुरू कर दे तो मुताहिद कायल हो जाते। वस्की और सोडा आ गया। पाउल ने बड़े प्यार से अपने पाइप में तंबाकू भरी। थोड़ी देर तक इसे सहलाता रहा, फिर वस्की की 2-4 चस्कियां लेकर तंबाकू को दिया सलाई दिखाई। फजा में एक नई किस्म के तंबाकू के धुएं का इजाफा हो गया। इमरान बहुत शिद्दत से बोर हो रहा था। अचानक इसने ब्रोशू को काउंटर के पीछे से निकलने देखा और चंद हमें कमरे में नजर दौड़ाता रहा, फिर किसी को इशारा किया। एक आदमी एक गोशे से उठा, दोनों बाहर निकल गए। पाउल नींदबाज आंखों से इन्हें देखता रहा। जैसे ही इमरान उठा, इसने इसका बाजू पकड़ा। ये क्या हमाकत है, बैठो, कल इसे ठीक करेंगे, इसने इसे बैठाने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन इमरान हाथ छुड़ाकर एक तरफ हट गया। जहन्नम में जाओ, पाउल बड़बड़ाया। इमरान शराब पीने लगा। इमरान 15 मिनट तक इनका ताक़ब करता रहा, लेकिन ऐसा मालूम होता जैसे वो दोनों सैर सपाटे के लिए होटल से सीसाम से निकले हों। वह एक सड़क से दूसरी सड़क पर मटर गश्त करते रहे। इमरान ने तैयार कर लिया था, ख्वाह इसे सारी रात पैदल चलना पड़े वो पीछा नहीं छोड़ेगा। वो दोनों चलते रहे। खता के इमरान ने महसूस किया कि वो गोदी की तरफ जा रहे। फिर वो वहां रुक गए जहां गोदी की निगरान पुलिस चौकी थी। फाटक पर खड़े संतरी को इन्होंने शायद अपने पास दिखाया। फाटक से गुजर गए। इमरान भी आगे बढ़ा। वो जानता था इस तरह वो फाटक से नहीं गुजर सकेगा, लिहाजा इसने संतरी को वो बैग दिखाया जो पाउल ने इसे बेवक्त जरूरत इस्तेमाल करने के लिए दिया था। यह स्कॉटलैंड यार्ड वालों का बैग था। वो देखने में निहायत अदब से एक तरफ हट गया। इमरान ने फाटक से गुजरते वक्त महसूस किया ताक़ब का सिलसिला मुनक़िता हो चुका है, क्योंकि ब्रोशो और इसके साथी नजरों से गायब हो चुके हैं। इमरान फिर पलट पड़ा। इसने संतरी से पूछा, क्या वो दोनों रोजाना आते हैं? कौन दोनों जनाब? में नहीं समझा। वही दोनों जो कुछ देर कबल यहाँ से गुजरे। इसे याद रखना बहुत मुश्किल है, कांस्टेबल ने बड़े अदब से कहा। इमरान फिर आगे बढ़ गया तो दरअसल इस चक्कर में था किसी तरह ब्रोशो से जा टकराए, मगर दुश्वारी ये थी कि इसके साथ एक और आदमी था। वैसे अगर वो स्कॉटलैंड वालों का सहारा लेता तो ब्रोशो की गिरफ्तारी अमल में आ सकती थी, मगर इमरान ये नहीं करना चाहता था। इसे तो ये मालूम करने की धुन थी आखिर ये मकलारनस है क्या भला। इसने जल्दी ही ब्रोशो को एक जहाज के करीब पा लिया, लेकिन अब वो इसका साथी नहीं दिखाई दिया जो होटल सी साम के इसके साथ आया था। फिर एक चौंका देने वाली बात भी सामने आई। इस ब्रोशो की निगरानी एक आदमी और भी कर रहा था। ये एक चीनी था जिसे पहचान लेने में इमरान को कोई दुश्वारी नहीं हुई। ये सिंघी के आज साथियों में से था। पिछले दिनों इमरान पर हमला करने वालों में ये भी शामिल था। अब इमरान के लिए एक छोड़ 2 आदमी हो गए। इसे ब्रोशो चीनी दोनों पर नजर रखनी थी। ब्रोशो कुछ देर वहां रुका, जहाजी कलियों से गुफ्तगू करता रहा, फिर एक तरफ चल पड़ा।
चीनी बराबर इसका ताकब करता रहा। इमरान इन दोनों के पीछे था और टिमिस के इस हिस्से में पहुंचकर रुके जहां बड़ी बार बरदार कश्तियां खड़ी थी। इनमें दखानी और बादबानी दोनों तरह की कश्तियां थी, कुछ छोटी लांचें भी थी। ब्रोशो एक बादबानी कश्ती सी हाक के सामने रुक गया। यहाँ रोशनी ज्यादा नहीं थी, कुछ अजीब तरह की मलजंगी रोशनी जिसने तारीक पानी पर जा बजा सुरख लहरें डालकर माहौल को हद दर्जा पुरसरार बना दिया था। ब्रोशो ने किसी आदमी को आवाज दी, हो आर बैंड। वो हाँ, दूसरी तरफ से आवाज आई, ब्रोशे चलो जल्दी करो। ब्रोशे ने आंख लगाई। सी आग के अरशे पर एक बड़ी हैरिकेन रोशन थी। इमरान इसके करीब एक कश्ती पर जा चढ़ा था जो बिल्कुल तारीख पड़ी थी। शायद वो कश्ती माहीगीरी के लिए थी, क्योंकि इस पर पहुंच कर इमरान एक जाल के ढेर से उलझ कर गिरते गिरते बचा। यहाँ इसे मछली की बसात भी महसूस हुई थी। भला इस कश्ती पर इस वक्त इमरान के अलावा कोई नहीं था। फिर इसे सीहा के अरशे पर एक मजबूत हाथ पैर वाला लंबा तिरंगा आदमी दिखाई दिया, जिसका चेहरा गुल मच्छियों की वजह से हद दर्जा खौफनाक मालूम होता था। इसके जिस्म पर एक पतलून और एक कमीज थी, सर पर जहाज रानों की सी टोपी। क्या है? इसने गूंजली सी आवाज में पूछा। इसे ले जाऊंगा, ब्रोशे ने कहा। हाँ ले जाओ, वरना शायद। इसने गंदी सी गाली का इजाफा कर दिया, मर ही जाएगा। मेरे हाथ उठ जाने के बाद रुकना नहीं जानता। फिर वो कुतिया का बच्चा पागलों की सी बातें करने लगा है। मैं इसे ले जाऊंगा, ब्रोशो ने कहा। लांच किधर है? इधर। गलछे वाले ने एक तरफ हाथ उठाकर कहा, ठहरो, मैं चलते चलते थोड़ी सी मरम्मत और कर दूं, वरना वो तुम्हें हैरान कर डालेगा। वो कैबिन में घुस गया। थोड़ी देर बाद एक आदमी धक्का देता हुआ बाहर लाया। इमरान इसे देखते हुए बेसाख्ता चौंक पड़ा। इसके जिस्म का ऊपरी हिस्सा नंगा था और उसने सिर्फ एक पतलून पहन रखी थी। वो कैबिन से निकलकर अरशे पर आ गिरा और साथ ही गलछे वाले खौफनाक आदमी ने इस पर हंटर चलाया। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। पिटने वाला आहिस्ता आहिस्ता बड़बड़ाया। हंटरों की इस मार और इसकी आवाज में बड़ा गैर फितरी सा ताल्लुक था। इसे अरशे से उठाने के लिए इस पर हिंटरों की बारिश होती रही, लेकिन इसकी आवाज हल्की सी बड़बड़ाहट से आगे नहीं बढ़ी। इमरान ने इससे अंदाजा कर लिया कि वो होश में नहीं है, वरना चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लेता। आखिर गलछे वाले इंटर एक तरफ डाल दिया। ब्रोशो से गुस्सी आवाज में बोला, अबे खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है, इसे उठाता क्यों नहीं? ए हर बंडा, तू होश में है या नहीं? ब्रोशो को भी शायद गुस्सा आ गया। इसके जवाब में हर बंडा ने इसे एक गंदी सी गाली दी। अरशे से चाबुक उठाकर खड़ा हो गया। दूसरे लम्हे ब्रोशो अरशे पर पहुंच चुका था। हर बंडा, तुम शायद नशे में हो, ब्रोशो ने जलाई आवाज में कहा। मैं इस वक्त तुझसे झगड़ा नहीं करूंगा, इसे उठाने में मेरी मदद करो। क्या मैं तेरे बाप का नौकर हूँ? अरबंडा ने चाबुक को गर्दश देकर कहा। इत्फाकन चाबुक के चमड़े की नोक ब्रोशो के गाल से टकराई। बस फिर क्या था, ब्रोशो अरबंडा पर टूट पड़ा। दोनों जंगली भैंसों की तरह एक दूसरे से टकरे मार रहे थे। कभी वो गते हुए नीचे गिर जाते, कभी उठकर एक दूसरे को रेलने लगते। इस तरह वो कैबिन की दूसरी तरफ पहुंच गए। गालबन उस कोशिश में थे इनमें से एक पानी में जा गिरे। अरशे का वो हिस्सा जहां बेहोश आदमी पड़ा था वीरान हो गया। दफ्तर इमरान को अरशे पर चौथी शक्ल दिखाई दी। ये वही चीनी था जो ब्रोशो का ताकब करता हुआ यहाँ तक आया। वो चूहे की तरह रेंगता हुआ बेहोश आदमी तक पहुंच गया, फिर किसी बंदर की फुर्ती से अपनी पुष्ट पर लाद कर वापसी के लिए मुड़ा। इमरान ने मायने खेस अंदाज में सर हिलाते हुए अपनी मुठियां सख्ती से फेंच ली। फिर वो भी चुपचाप कश्ती से उतर आया। चीनी इसे पीठ पर लादे कश्तियों के आड़ लेता हुआ आगे बढ़ रहा था। इमरान सोचने लगा इसे वो किस तरह कहाँ ले जाएगा, क्योंकि आगे बहरी पुलिस की चौकी थी। चल चीनी चलते चलते रुक गया। यहाँ इस जगह बिल्कुल सन्नाटा था। पानी मुतद लांचें पड़ी हुई थी। चीनी ने बेहोश आदमी को जमीन पर डाल दिया। पानी में घुसकर लांचों को टटोलने लगा। शायद किसी ऐसी लांच की जरूरत थी जिसका इंजन मकफल ना हो। दूसरे लम्हे इमरान ने किसी इंजन के लांच के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी। एक लांच दूसरी लांचों की कतार से आगे निकलकर बढ़ रही थी। सी हाक अब भी धूल धप्पे गाली गलौज की आवाज़ें आ रही थी। शायद इनकी लड़ाई अभी फैसला कुन स्टेज पर नहीं पहुंची थी। लांच कुछ दूर जाकर बिल्कुल किनारे से लगी। इसका इंजन बंद कर दिया गया। चीनी कूद कर बेहोश आदमी की तरफ आने लगा, लेकिन इमरान जमीन पर गिरकर सीने के बल रेंगता हुआ पहले से इसके करीब पहुंच चुका था। चंद लम्हे तारीकी में पड़ा चीनी की आमद का इंतजार करता रहा। फिर जैसे ही चीनी बेहोश आदमी को उठाने के लिए झुका, इमरान ने इसकी गर्दन पकड़ ली। कुछ इस अंदाज में अपनी गिरफ्त मजबूत करता रहा। चीनी के खलक से हल्की सी आवाज भी ना निकल सकी। जरा सी देर में वो किसी शितर की तरह इमरान पर ढेर हो गया। वह बेहोश हो चुका था। इमरान ने से परिध किल कर बेहोश आदमी को अपने पुष्ट पर लादा और लांच की तरफ चलने निकला।
जल्द ही जल्द लॉन्च पर बैठकर बैरी पुलिस की चौकी तक पहुंच जाना चाहता था, क्योंकि उस पर जो कुछ भी था इसके लिए बहुत अहम था। वो इसे पहचानता था, इससे पहले कई बार देख चुका था। डचेस ऑफ वेंडलमियर का प्राइवेट सेक्रेटरी गोहन था। इसने इस रात भी डचेस ऑफ वेंडलमियर के साथ देखा था। वो जब सर डेकन के यहाँ की तकरीब में शिरकत की गर्ज से लंदन आई थी। दूसरे दिन शाम को इमरान पावल से मिला था। पावल इसे देखते ही उछल पड़ा। वो शायद अभी अभी कहीं से थका हुआ हारा वापस आया था। इसके चेहरे पर कबीदगी के आसार थे। मैंने तुम्हें मना किया था, इसने चीख कर कहा। यह पिछले साल की बात है मिस्टर पावल। पावल मेज पर घूंसा मार कर आया। अपना सर खोपड़ी में रखा करो, समझे? तुमने पिछली रात ब्रोशू को ताकब करके सारा खेल बिगाड़ दिया। क्या किस्सा है? इमरान ने कुर्सी खींच कर बैठते हुए कहा। किस्सा? अगर सर डेकन ने तुम्हें मेरे साथ न लगाया होता तो मैं तुम्हें गोली मार देता। मैं गोली का जवाब गोली से देता हूँ, परवाह ना करो। ये बताओ कि मुझसे गलती क्या हुई? तुम्हारी वजह से ब्रोशो को कत्ल कर दिया गया। कहीं, कब, कहाँ? इसकी लाश टेम्स के एक किनारे मिली है। किस जगह? जहाँ माइक हीरो की कश्तियाँ रहती हैं। क्या वहाँ कोई बड़ी सी कश्ती सी हाक भी मौजूद थी? क्या तुम मुझे उल्लू समझते हो? पावल दाड़ा। वो इस वक्त भी नशे में था। मैंने सी आवल नहीं, सी हाक कहा है, इमरान ने संजीदगी से जवाब दिया। मैं कश्तियां नहीं देख रहा था। तुम आखिर मुझे समझते क्या हो? तुम अपने वक्त के शर्लाक होम्स हो, इमरान ने इंतहाई संजीदगी से कहा। मैं इसलिए मुतवक्किल रहता हूँ तो मामूली से मामूली चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं करोगे। पावल खामोशी से इमरान को देखता रहा, फिर मेज़ की दराज से राय की वस्की निकाली। बोतल से कॉकटेल निकाल कर वो 2-3 घूंट लिए, फिर इसे दोबारा दराज में रखता हुआ बोला, तुम में सराग रसानी की सलाहियत जरूर है, लेकिन ज़हनी तरबियत की कमी की वजह से जल्दबाज हो। तुम्हें पिछली रात इसका ताकब नहीं करना चाहिए था। हो सकता है मैकलार्नर किसी दूसरी आदमी ने तुम्हें ताकब करता देख लिया हो। मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ मिस्टर पावल, इमरान ने रो देने वाली आवाज़ में कहा था। वो जानता था पावल कितना खुशामद पसंद है। वो दरअसल ब्रोशो की लाश के मतलब तफसील मालूम करने के लिए बेचैन था। पावल इस वक्त नशे में भी था, इसलिए ज़रूरी था इसे अरशे से फर्श पर लाने के लिए इमरान थोड़ी सी चापलूसी भी करे। वैसे पावल के फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि इमरान ने पिछली रात कौन सा कारनामा अंजाम दिया है। पावल तो अलग रहा। इमरान ने सर डेकन को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। वो बेहोश गोहन को लांच में डाले हुए सीधा बैरी पुलिस की चौकी में पहुंचा। वहां स्कॉटलैंड यार्ड का बैज दिखाकर 2 कांस्टेबलों को हासिल किया और इनकी मदद से गोहन को एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करा दिया। यहाँ भी स्कॉटलैंड के शनाख्ती निशान ने मदद की, वरना शायद वो इतनी आसानी से दाखिल भी ना करा सकता था। ये शनाख्ती निशान इसे सर डेकन की सिफारिश पर मिला था। इमरान ने शर्त यही रखी थी। जाहिर है लंदन जैसे शहर में कानूनी मजबूती के बगैर कुछ कर गुजरना आसान काम नहीं था, इसलिए इमरान ने सर डेकन से वही आसानियां तलब की थी जो स्कॉटलैंड यार्ड के सरगर्दानों को हासिल थी। पिछली रात से वो अब तक मतहद बा इस प्राइवेट अस्पताल के चक्कर लगा चुका था, लेकिन गोहन के मतलब तफसील बख्श रिपोर्ट नहीं मिली थी। डॉक्टरों का कहना था कि इसकी जहनी हालत ठीक नहीं है। हद से बड़े तशद्दुद ने इसका दिमाग उलट दिया है, मगर वो इसके मुस्तकबल से मायूस नहीं है। इनका ख्याल था कि आहिस्ता आहिस्ता इसके हवास वापस आ जाएंगे। इमरान इस वक्त पावल से गुफ्तगू के दौरान भी इसके मतलब सोचता रहा। पावल ने इसकी रो देने वाली आवाज़ सुनी और उठकर इसका शाना थपकने लगा। फिर हमदर्दाना अंदाज में बोला, परवाह ना करो, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा सराग रसां बना दूंगा, मगर पहले तुम तंबाकू और शराब की आदत डालो, बेर से शुरुआत करो, फिर मेरी तरह राय की खालस विस्की पीने लगोगे। अच्छा, मैं अगले इतवार से शुरू कर दूंगा, इमरान ने सादतमंदाना अंदाज में कहा। क्या वहाँ कश्तियों के करीब किसी ने ब्रोशो की लाश की शिनाख्त की थी? किसी ने भी नहीं। वहाँ शायद इसे कोई नहीं जानता था। मैं सुबह से बहुत परेशान था, इसकी लाश उठवा कर ही आया था। फिर फ़ोन मिला कि एक लाश और। हाँ, एक और? इमरान ने अमकाना अंदाज में मुंह खोल कर कहा, एक चीनी सुअर की लाश। मुझे चीनियों से बड़ी नफरत है। वो कहाँ मिली थी? इमरान ने मुस्तरबाना अंदाज में पूछा। वहीं करीब ही किसी ने इसे रेत में दफन करने की कोशिश की थी। वो 2 लाशें गालबन अभी मुर्दा खाने में होंगी। हाँ वही है, लेकिन मुझे इसकी जरा बराबर परवाह नहीं है। वो चीनी कौन था? मेरा बस चले तो मैं लंदन में एक भी चीनी ना दिखाई दे। अच्छा तो उठो, इमरान ने इसे उठने का इशारा करके कहा। कहाँ चलो? नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो यार्ड के 3 फोटोग्राफर मेरे साथ कर दो। क्या करोगे? अपना और तुम्हारा पेट फाड़ कर आंते बाहर खींच लूंगा, फिर फोटोग्राफरों से कहूंगा अब लो तस्वीरें। मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। अमक आदमी, तुम पावल से गुफ्तगू कर रहे हो। मुझे 3 फोटोग्राफर चाहिए। अगर तुम इंतजाम ना कर सको तो मैं सर डेकन को फोन करूंगा। पावल ने फोन का रिसीवर उठाकर फिंगरप्रिंट सेक्शन के 3 फोटोग्राफरों को तलब किया।
तो 10 मिनट के अंदर ही पाउल के कमरे में पहुंच गए। इस दौरान वो इमरान को जर्मन जबान में गालियां देता रहा। यह समझ कर कि इमरान जर्मन से नाबैल्द है, इमरान ने वहां से चलते वक्त जर्मन में ही कहा, जब तुम मुझे दुनिया का सबसे बड़ा सुराग रस्सा बना दोगे तो इस वक्त मैं तुम्हें लातीनी में गालियां दूंगा। टाटा। पावल हैरत से मुंह फाड़े से जाता देखता रहा।